गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑल गुड। एक बार वो फ्रेजेस जो लिखवाए थे वो बताइए आप मुझे फटाफट से। मैंने भाई आवाज नहीं, प्लीज आवाज नहीं करेंगे आप लोग, आवाज नहीं, इधर ध्यान। इंडियाज एंड पाकिस्तान LOC। दूसरा क्या लिखा था? इंडियाज एंड चाइनाज LAC। थर्ड वन इज इंडिया था। चलिए इंडिया छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। वेरी गुड। राम्स एंड श्याम्स फादर। फोर्थ बताओ। मोहित एंड रोहित्स कार्स। फिफ्थ, अरिजीत सिंह को जानते हो आप लोग? हैं? ठीक। लताज सॉन्ग्स, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। वेरी गुड। जैज एंड वीरूज फ्रेंड्स, या अकेला फ्रेंड है? फ्रेंड है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट। राहुल्स एंड साहिल्स स्कूटर्स। और एक और बताओ। गौरव्स एंड गौरव, ठीक। गौरव एंड अमित्स वाइफ। बस ये 8 फ्रेजेस मैंने आप लोगों को कल लिखवाए थे और इनके क्वेश्चंस देखने हैं हमने, कैसा कौन सा कहां पे ठीक बनता है, कौन सा गलत है इनके अंदर से। पहला बताओ जरा एक बार। इंडियाज एंड पाकिस्तान LOC। LOC क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आप मुझे ये बताओ कि जो इंडिया है और पाकिस्तान है उसकी जो LOC है वो एक है या दो अलग अलग है? एक ही है। तो अलग अलग है, सोचो जरा। हम लोग इधर से जाएं LOC देखने के लिए, ठीक है, उधर से पाकिस्तान वाले आ जाएं LOC देखने के लिए, बॉर्डर तो एक ही है हमारे बीच में, तो वही क्या है? LOC है। बोलो हाँ है ना? तो एक ही LOC है दोनों की। पहली कंडीशन क्या है बेटे? ध्यान से देखो इसको, चीज को क्या है। फर्स्ट चीज होती है जिसको कहते हैं कॉमन पोजीशन। क्या कहते हैं? कॉमन पोजीशन। कॉमन का मतलब क्या होता है? सांझला। कॉमन का मतलब क्या होता है? सांझला, जिसके ऊपर दोनों ही चीजों का अधिकार रहा रहे। अब यहां से जो फंक्शन बनता है वो ये है कि अगर कहीं पे कोई एक नाउन दे रखी है, कोई एक नाउन दे रखी है और उस नाउन को किसी कंजंक्शन की मदद से किसी दूसरी नाउन के साथ जोड़ा गया है, सही है, और इन दोनों ही नाउन्स का जो रिलेशन है वो किसी एक ही चीज के ऊपर बराबर का है, किसी एक ही चीज के ऊपर बराबर का रिलेशन है या एक ही चीज के ऊपर बराबर का अधिकार है दोनों चीजों का, सही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को करना क्या होता है? ऐसे में आप लोगों को जो एपोस्ट्रोफी S है वो हमेशा सेकंड वाली नाउन के साथ लेना होता है। अगर दो चीजें हैं और दोनों का संबंध या अधिकार एक ही चीज के ऊपर बराबर का दिखाई देता है तो एपोस्ट्रोफी S विल बी यूज्ड विद द सेकंड नाउन ओनली, सही है। दूसरी चीज ये है कि जो आप लोगों का ये जिस चीज के ऊपर जो पोजीशन दिखा रखा होगा, जिस भी चीज के ऊपर पोजीशन दिखा रखा होगा, ये वाली चीज आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और ये वाली चीज आपकी प्लूरल भी हो सकती है। क्यों हो सकता है ऐसा? क्यों हो सकता है ऐसा कि ऐसे में आप लोग ये देखते हैं कि जब दोनों लोग हैं, मानकर चलो दो आदमी, सपोज मैं हूं और मेरा भाई है, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर कोई एक गाड़ी खरीद ली। दोनों भाइयों ने मिलकर कितनी गाड़ी खरीदी?
एक। दो लोगों ने एक गाड़ी खरीदी, उतने ही पैसे उसने दे दिए, उतने ही पैसे मैंने भी दे दिए उस गाड़ी के अंदर, तो बराबर के अधिकार हो गया हमारा दोनों का उस गाड़ी के ऊपर। तो जोन से का भी नाम बाद में लिखा जाएगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा जाएगा। ये तो क्या हुआ, कॉमन पोजीशन। अब गाड़ी कितनी थी, एक। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर एक से ज्यादा गाड़ियां खरीद लें, ये भी पॉसिबल है। उतने ही, सपोज अब की बार हमने 2 गाड़ियां खरीदी, अब दोनों गाड़ियों में क्या हुआ कि उतने ही पैसे तो दोनों गाड़ियों में मैंने दे दिए, उतने ही पैसे मेरे भाई ने दे दिए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो वो जो 2 गाड़ियां हुई, वो गाड़ियां कितनी होगी, सिंगुलर से प्लूरल होगी, अब 2 हो गई। तो अगर एक गाड़ी मैंने खरीदी है या मेरे भाई ने मिलकर खरीदी है तो वो गाड़ी सिंगुलर है, और एक से ज्यादा खरीदी तो प्लूरल हो गया। और क्योंकि पोजेशन दोनों के साथ ही बताना है तो आप लोग, क्योंकि दोनों का ही अधिकार है, बराबर का है, तो अपने आप में लास्ट वाली नाउन के साथ आप लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन पोजेशन। गेटिंग माय पॉइंट? यस। दूसरी बात पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसको हमने कल लिखा था स्प्लिट पोजीशन, ध्यान है ना कुछ? स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। स्प्लिट करना मतलब अलग अलग कर देना होता है। इसमें क्या बनता है भाई, इसमें ये कहता है कि 2 ही नाउन इसके अंदर भी रहेंगी और उसको भी किसी कंजंक्शन की मदद से आप लोग जोड़ते हैं किसी दूसरी नाउन के साथ। नाउन 1 को नाउन 2 के साथ, आप ये लगा लो, ये नाउन 1 और ये नाउन 2, यहां पे भी ऐसा ही, ये नाउन 1 और ये नाउन, सही है। अब की बार जो ये नाउन 1 है इसका रिलेशन कुछ अलग है किसी एक चीज के साथ, और नाउन 2 का रिलेशन किसी दूसरी चीज के साथ अलग से। ऐसा हो सकता है जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने और मेरे भाई ने मिलकर दोनों ने एक गाड़ी खरीदी, दोनों ने मिलकर खरीदी, ये तो हो गया कॉमन। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे भाई ने अपनी गाड़ी खरीद ली हो और मैंने कोई अपनी गाड़ी खरीद ली, ना मैंने मेरे भाई की गाड़ी में पैसे दिए ना मेरे भाई ने मेरी गाड़ी में पैसे दिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं अपनी गाड़ी का मालिक रहा, मेरा भाई अपनी गाड़ी का मालिक रहा, बोलो बेटा यस और नो। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, अलग अलग पोजीशन हो गया, अलग अलग पोजीशन हो गया, तो इसका मतलब एपोस्ट्रोफी एस को हम लोग यूज करेंगे दोनों नाउन्स के साथ। जब आपको सिचुएशन ऐसी दिखाई देती है जहां पर 2 अलग अलग चीजों के साथ दोनों ही का पोजीशन बताया जा रहा है अलग अलग, तो एपोस्ट्रोफी एस विल बी यूज्ड विद बोथ ऑफ द नाउन्स, दोनों के साथ आप लोग यूज करेंगे, राइट? ठीक है, अरे बोलो हाँ। तो ऐसे में जो ये नाउन रहेंगी, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन आप लोगों की रहेंगी। क्या रहेंगी? जो तीसरी चीज जो रहेगी ना, जिसके ऊपर पोजीशन बता रहे, वो सिंगुलर नहीं हो सकती अब की बार। क्यों? क्योंकि एक चीज तो मेरी, एक मेरे भाई की, चीजें कितनी हो गई, 2 हो गई, तो प्लूरल हो गया ना। तो ऐसे में सिंगुलर ये नहीं रह सकता। हाँ, यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बात यहाँ तक समझ आती? अब इसी चीज को आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करके देखिए। पहले में उसने कहा इंडियाज एंड पाकिस्तान LOC, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है वो एक ही है या एक से ज्यादा है? कॉमन पोजीशन हुआ कि स्प्लिट पोजीशन हुआ? कॉमन पोजीशन हुआ। कॉमन पोजीशन हुआ तो आप लोगों का क्या होना चाहिए था, ये इंडिया एंड पाकिस्तान LOC, ये होना चाहिए। बात यहां तक समझ आती? ये वाली बात गलत, ठीक है बेटे। नेक्स्ट में उसने कहा इंडिया एंड चाइनाज LAC। LAC का मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी लाइन है उसको LOC बोलते हैं, हम लोग बोलते भी हैं LOC, आप लोग मूवीज भी बनी है। और जो चाइना की साइड है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट? तो LAC, अगर इंडिया और चाइना की हम लोग यहां से बात करें तो भारत और चाइना के बीच में तो बराबर ही की एक ही LAC है, जैसे LOC एक है ऐसे LAC भी एक ही है। और LAC एक है तो इसका मतलब वही तो इंडिया की और वही चाइना की है, तो ऐसे में कॉमन हो गया दोनों का पोजीशन। तो इसमें उसने सिर्फ सेकंड वाली के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के दिया, तो इसको हम लोग सही मान लेंगे, इसको हम लोग सही मान लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है अपने आप में। अरे बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट पे आओ, राम्स एंड श्याम्स फादर्स। अब दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस उसने लगा के दिया,
तो इसका मतलब ये समझ आता है कि राम के पिताजी कोई अलग होंगे और श्याम के पापा कोई और आदमी हो सकते हैं। यहाँ पे लड़कों के साथ दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन फादर यहाँ पे कैसे रख दिए? सिंगुलर। कैसे रख दिए बेटा? लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि एपोस्ट्रोफी एस अगर दोनों के साथ यूज है तो ये कैसा ही रहेगा सिर्फ। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? फादर्स कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ यार। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो सपोज मैंने इसको ये लिख दिया, राम एंड श्याम्स फादर, तो ये क्या हो गया? कॉमन पोजीशन। ऐसा करने से क्या हो जाता है? ऐसा करने से ये समझ आता है कि राम के पापा भी वही इंसान है और श्याम के पापा भी वही इंसान है। इसका मतलब राम और श्याम आपस में क्या है? ब्रदर। इसका मतलब राम और श्याम आपस में क्या है? भाई। बात समझ आ रही है हमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इसका एपोस्ट्रोफी एस लगाकर यहाँ पे इसको सिंगुलर बना दे तो दोनों भाई बना दिया आपने। अब अगर दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस अगर दे ही रखा है तो फिर आप लोग सिर्फ बाद वाली नाउन को प्लूरल करेंगे, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस जैसे दोनों के साथ लगता है तो वैसे ही वो चीज प्लूरल मान ली जाती है। बात यहाँ तक समझ आ? नेक्स्ट पे आओ। मोहित एंड रोहित कार्स। कितनी गाड़ियां हैं? मल्टीपल है, ज्यादा है। ज्यादा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मोहित और रोहित ने दोनों ने मिलकर एक से ज्यादा गाड़ियां खरीद रखी हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर मैं इसी को इस तरह से लिख दूं कि मोहित के साथ भी मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाऊं और रोहित के साथ भी मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाऊं तो इसके साथ फिर मैंने कह दिया कार्स। तो ये क्या हो गया? स्प्लिट कर दिया हमने कि मोहित की गाड़ी अलग है और रोहित की गाड़ी अलग है। मोहित की गाड़ी अलग है और रोहित की गाड़ी अलग है। लेकिन अगर हमने यहीं पे इसको ही अगर ठीक मान लिया है तो इट मींस कि मोहित और रोहित ने दोनों लड़कों ने मिलके अलग अलग गाड़ियां नहीं खरीदी हैं, दोनों ने सांझली गाड़ियां खरीद रखी हैं और वो गाड़ियां एक से ज्यादा हैं। बात समझ आ रही है मेरी? ये फंक्शन समझ में रखना है भाई आपको, क्योंकि जब लिखने चलते हैं ना, कहीं पर सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, लिखते हैं, तो वहां पे पता नहीं चलता कि किस तरह से हम लोग पोजीशन दिखाएं, गलतियां हो जाती हैं, एरर बन जाता है, पता चलता नहीं है कि हमने एरर कहाँ पे रखा, बना दिया सेंटेंस के अंदर। ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अरिजीत एंड लताज सॉन्ग्स। अरिजीत सिंह को जानते हो, है ना? गाने वाने तो सुनते ही हैं अरिजीत सिंह। और लता मंगेशकर का भी नाम सुना है आप लोगों ने? गाने भी सुने हैं उनके? नहीं, पुराने गाने हम नहीं सुनते सर, है ना? चलिए छोड़िए। अरिजीत सिंह और लता मंगेशकर ने कोई गाना साथ गा रखा है? नहीं। उनका एक अलग टाइम था, इसका एक अलग टाइम था। बोलो हाँ यार। अब यहाँ पे हम कहें कि भाई गाने उसने तो लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अगर एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ लगा तो इसका मतलब तो ये तो सांझले गाने हो गए दोनों के। और जबकि ऐसा है ही नहीं, हमें पता है कि अरिजीत ने अलग टाइम पे, अभी प्रेजेंट है, लता मंगेशकर अब है नहीं दुनिया के अंदर, तो उन्होंने अपने टाइम पे गाने गाए, अभी ये भी गा रहा है, अभी ये गाना ही लग रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को इसको स्प्लिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉमन की कोई संभावना बनती ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर कोई यूं कहे आप लोगों को लता एंड रफीज सॉन्ग्स, तो ये बात हो सकती है सही, क्योंकि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने बहुत सारे गाने साथ साथ गाए हैं, तो इसका मतलब ये कॉमन हो गए। यस और नो? क्योंकि ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही समय के सिंगर्स रहे हैं दोनों के दोनों। बोलो बेटा यस और नो। नेक्स्ट पे आओ। जैज एंड वीरूज फ्रेंड। बताना जरा क्या करना चाहिए? ये भी तो हो सकता है। अगर मैं इसका एपोस्ट्रोफी एस हटा दूं पहले वाले का, तो मीनिंग ये बनता है कि जय और वीरू का एक ही फ्रेंड है और वो साझला फ्रेंड है। एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसको फ्रेंड्स कर देता हूं। इसका मतलब ये हो जाएगा जय के कुछ अपने दोस्त हैं, वीरू के कोई अपने दोस्त हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज। बोलो हाँ यार। थर्ड पे चलते हैं। राहुल्स एंड साहिल्स स्कूटर्स। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी राहुल के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस और साहिल के साथ भी। तो या तो हम लोग यहाँ पे स्कूटर्स करें, या अगर दोनों का साझला दिखाना है तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, फिर साहिल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नेक्स्ट। गौरव एंड अमित्स वाइफ। कितनी वाइफ है?
क्या कितनी है, लड़के कितने हैं? गड़बड़ी होगी है, तो मुस्कुरा रहे हैं आप, गड़बड़ हुई ना। तो ऐसे में देखो क्या है, या तो हम लोग इस वाइफ का वाइफ्स करें, इसके साथ अपोस्ट्रोफी, ध्यान से सुनो, ये कंफ्यूजन है यहाँ पे, या तो मैं इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाऊं और इस वाइफ का कर दूं वाइफ्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि गौरव कोई अलग लड़का हो और अमित की वाइफ कोई अलग औरत हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। अरे बोलो बेटे हाँ या ना। आप लोग इस बात को लगा कर चलें, जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मदर है, आपकी माताजी भी हैं और आपके अंकल भी हैं, बैठे हैं फैमिली में। अरे बोलो बेटे ये सब, तो यही कहेंगे कि आपके अंकल का नाम ले दिया और आपके पापा जी का नाम लेके कोई घर के बुजुर्ग कह दे ये बैठे हैं, मतलब आपके अंकल का नाम लिया और उसकी वाइफ बैठी है। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा भी सही माना जा सकता है, लेकिन इसको सही करने के लिए एक छोटी सी चीज हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा। क्या बोलते हैं बेटे? ऑक्सफोर्ड कोमा। क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड कोमा। ध्यान से देख लेना भाई, अगर ये आप लोगों को मजाक लग रहा है, मजाक नहीं है। जब लिखोगे आप लोग सेंटेंसेस तो पता चलेगा कि हमने कहाँ पे गलतियां कर दी। जब आप लोग लिखने चलते हैं ना, पता ही नहीं चल रहा होता आप लोगों को कि हमने कहाँ गलत किया, कहाँ ठीक किया। ठीक है, अभी तो आपको लग रहा है कि ठीक है, ये चीजें बतानी है, जरूरी है, समझ रहे हैं? जब फॉर्म करेंगे सेंटेंस को तो नहीं पता नहीं चलता आप लोगों को, फिर वो एग्जाम देते हैं ना, फिर वो नंबर कट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे नंबर कट हुआ है। वो छोटी छोटी जगहें होती है जहाँ पे नंबर कट हो जाता है। देखो इसमें आप लोगों को क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ, फिर इसमें हुआ कि गौरव और अमित की वाइफ, गौरव और अमित की वाइफ, ये कोमा ने क्या कर दिया, इसके अंदर थोड़ा सा ठहराव लेके आ गया। तो गौरव अब कोई अलग आदमी हो गया और अमित की वाइफ कोई अलग औरत हो गई। बोलो हाँ यार। इसको बोलते हैं, ये जो चीज है ना, ये है ऑक्सफोर्ड कोमा। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड कोमा। बोलो बात समझ आ रही है? समझ जाओगे? ये फर्क होता है। या फिर आप लोग ऐसे करो कि गौरव्स एंड अमित्स वाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स कर दो आप लोग, तब भी बन जाएगी बात। फिर गौरव की वाइफ अलग हो जाएगी, अमित की वाइफ अलग हो जाएगी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे अगर आप लोग कोमा प्लेस करते हैं तो कोमा प्लेस करते ही ये हो जाएगा कि गौरव कोई अलग आदमी है और अमित की वाइफ कोई अलग औरत है। आदमी कह रहे हैं नालायक। ठीक है, चले। अरे बेटे समझ आ रही है बातें? ये कंडीशन भी बचती है। ये आप लोगों का हो गया था ना, उनका केस यहाँ तक ही बचा था। इसमें एक छोटी सी चीज और बची हुई है, वो और बता देते हैं। चले नेक्स्ट, चले भाई। एक चीज जो लिखवाई थी मैंने कल जाते जाते, जिसको सीक्वेंशियल पोजीशन कहा था। सीक्वेंशियल पोजीशन क्या कहता है? देखो उसका 2 सेंटेंस लिख रहा हूं मैंने कहा माई फ्रेंड एपोस्ट्रोफी एस। भाई क्या परेशानी है आप लोगों को? इधर नहीं देखा जा रहा? माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग हैज बीन स्टोलन। मैंने ये सेंटेंस कहा, ठीक। मैंने कहा राम्स फादर्स फ्रेंड इज अ डॉग। 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने। फर्स्ट कहता है माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग हैज बीन स्टोलन। मेरा दोस्त, उसकी वाइफ और उसका डॉग, ये मेरा दोस्त लिविंग है, एपोस्ट्रोफी एस पोजीशन को बता सकता है। इस दोस्त का पोजीशन उसकी वाइफ के साथ, वाइफ लिविंग है तो उसका पोजीशन आप लोग एपोस्ट्रोफी एस के साथ बता सकते हैं, क्योंकि बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस बताया जाता है। ठीक इसी तरह से राम के फादर और फादर का फ्रेंड जो है वो एक डॉक्टर है, ऐसा ही बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे वैसे तो मीनिंग तो ठीक ही दे रहा है सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम एक ये बनती है कि 2 लगातार शब्द जो है, जो कंटिन्यूअसली जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ 2 एपोस्ट्रोफी एस लगातार लगा दिए उसने।
किसी भी सेंटेंस को लिखने चलते हैं अगर, क्या कभी दो हेल्पिंग वर्ब साथ साथ आती है? कभी देखा है आप लोगों ने? आती है? कभी कोई दो मेन वर्ब साथ साथ आती है? कभी दो प्रेपोजिशन साथ साथ आती है? नहीं ना। जब ये सारी चीजें दो साथ साथ नहीं आ रही है, तो ये जो एपोस्ट्रोफे एस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यू पोजेशन बन गया, ये कंटिन्यूअसली, ये भी इनकरेक्ट माना जाता है। पढ़ने में तो ये ठीक ही लगेगा, मेरा दोस्त की वाइफ का कुत्ता चोरी हो गया, ठीक लग रहा है बोलने में, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है बेटा। क्या हो रखा है देखो, करना क्या है, कोई एक नाउन है, उसके साथ क्या दे दिया उसने? एपोस्ट्रोफे एस। फिर उसने कह दिया नाउन टू, उसके साथ भी क्या दे दिया बेटे? एपोस्ट्रोफे एस। और फिर दे दिया उसने नाउन थ्री, और उसके बाद का सेंटेंस जो भी लिख रखा है हमें कोई मतलब नहीं। सही। नाउन वन को जोड़ा नाउन टू के साथ, नाउन टू को जोड़ा नाउन थ्री के साथ, दोनों चीजों के साथ कंटिन्यूअसली आप लोगों को एपोस्ट्रोफे एस दिखाई दे गया। बोलने में चल जाता है लेकिन ग्रामेटिकली एरर है। ठीक करने के लिए क्या करना है? इसका फॉर्मूला ये बनता है कि ऐसे में आप लोगों को करना क्या है, नाउन थ्री को आगे लेके आना है, नाउन थ्री को आगे लेके आना है। फिर नाउन टू का क्या बना देना है? ऑफ। जो नाउन टू के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है उसको क्या बना देना है? ऑफ, क्योंकि एपोस्ट्रोफे एस और ऑफ दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। फिर आप लोगों ने नाउन वन को रखा, नाउन वन को रखने के साथ उसका जो एपोस्ट्रोफे एस है वो भी साथ साथ रख दिया, और फिर बचा क्या? नाउन टू। और इसके बाद जो भी सेंटेंस आप लोग यहां पे लिखना चाहते हैं, जो कुछ दे रखा है वो एज इट इज छोड़ दो। नाउन वन के साथ एपोस्ट्रोफे एस दिखाई दे रहा है, देखो यहां पे देखो, नाउन वन है, नाउन वन है, ये नाउन टू है, और ये नाउन थ्री है, दिखाई दे रहा है ना। और नाउन वन और टू के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, तो हमने करना क्या है? नाउन थ्री को आगे लेके आना, इस फॉर्मूले के बेस पे चलना है। नाउन टू के साथ लगे हुए एपोस्ट्रोफे एस को ऑफ में चेंज कर देना है, और फिर जो कुछ भी बचता है नाउन वन और उसका एपोस्ट्रोफे एस एज इट इज, इस एपोस्ट्रोफे एस का आपने ऑफ कर दिया था, तो नाउन टू बचा, नाउन टू को यूं का यूं, और बाकी जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको जो का तो लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोला जाता है सीक्वेंशियल पोजीशन। इसी को क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंशियल पोजीशन। याद रख लोगे? अब इसको ठीक करो जरा सेंटेंस को। क्या करोगे आप लोग? डॉग, इसका क्या करें? ऑफ। फिर माय फ्रेंड्स वाइफ हैज बीन स्टॉलन। देखो सीक्वेंस ब्रेक हो गई, सीक्वेंस ब्रेक हो गई, कंटिन्यू तो नहीं रही ना सीक्वेंस एपोस्ट्रोफी एस, और मीनिंग भी वही रह गया जो सेंटेंस में ऊपर कहना चाह रहा है। यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि मेरे दोस्त की वाइफ का डॉग, यहाँ पर भी कुत्ता किसका? मेरे दोस्त की वाइफ का। बात तो बराबर ही है। अरे बोलो हाँ क्या? ऐसा ही कुछ नीचे वाले में भी कर दोगे आप लोग। फ्रेंड ऑफ टॉम्स फादर इज अ डॉक्टर। ये क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। इनका जो ठीक फॉर्मेशन होती है वो ये वाली होती है, इस तरह से सेंटेंस को ठीक करना होता है। इसको सीक्वेंशियल पोजीशन बोलते हैं। यहां तक आप लोगों का नाउन का केस था। यहां तक क्या पढ़ा हमने? नाउन केस। ठीक है, ठीक है बेटे। इसके बाद थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग काम आज करते हैं, जिसको बोलते हैं नाउन की वोकैबुलरी। नाउन की वोकैबुलरी। नाउन वोकैब के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो आप लोगों को काफी हद तक कंफ्यूज करते हैं मीनिंग के ऊपर बेस्ड। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि जो शब्द सिंगुलर से प्लूरल हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको प्लूरलाइज करते हैं। वो एक कंफ्यूजन बनता है। एक कंफ्यूजन बनता है जिसके अंदर हम लोग जो नॉर्मली
आम बोलचाल जैसे हम लोग चल रहे हैं अपने जीवन में, जैसे भी जी रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जो हमने ऐसा ही सुना हुआ होता है, ऐसे ही देखा हुआ होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो आप लोग देखोगे, इसको सेंटेंस में लिखते हैं या कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं तो हम लोगों को कोई उसमें एरर दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो एरर्स उसके अंदर रहते हैं। देखो जरा क्या होता है, बात करेंगे बेटे नाउन की वोकैब का। नाउन वोकैबुलरी, नाउन वोकैबुलरी के अंदर तीन चीजें मेजर रूप से आती हैं भाई। पहली चीज जिसको कहते हैं सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस, एक दिन जिक्र किया था ना मैंने बीच में, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस। एक चीज आती है जिसको स्लैंग बोलते हैं, और एक तीसरी चीज आती है, आप लोग इनको बस नाम याद रख लेना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स समझ लो, समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो इसमें क्या होता है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। अब जब काउंट नहीं किया जा सकता तो प्लूरल भी नहीं कर सकते, लेकिन कई बार किसी जगह पर आप लोग उन्हीं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एस और ईएस लगाकर उनको प्लूरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि टेक्निकली एरर होता है, ये गलत माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि शब्द गलत हो जाता है, जो मीनिंग हम सोचते हैं वो गलत हो जाता है। सही मायनों में क्या होता है कि इस अनकाउंटेबल नाउन को जब आप लोग प्लूरल करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर ये एस और एस लगाने से उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, मीनिंग कुछ बदल जाते हैं। तो पहली चीज इसके अंदर सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इनके बारे में कुछ 10-12 नोटेशन। हाँ जी, कंफ्यूजन है कुछ? सुपरफ्लूअस नहीं समझ आ रहा? हाँ लिखो, सुपर तो सुपर ही होता ही है, FLUOUS, OUS, सही है? अरे ठीक है, देखो क्या कहता है सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन, सुपरफ्लूअस शब्द को देखो जरा क्या कहता है। सुपरफ्लूअस के अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं, एक जिसको सुपर बोलते हैं, एक जिसको फ्लो बोलते हैं। एक सुपर बोलते हैं और एक फ्लो बोलते हैं। सुपर का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड, और बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? हद से ज्यादा या लिमिट से ज्यादा, ठीक है। और फ्लो का मतलब होता है उस चीज का बार बार का आना, मीन्स फ्लो तो समझते ही हैं आप लोग। तो कोई भी ऐसी चीज जितने की जरूरत नहीं है उससे, या सॉरी जितने की जरूरत है उस जरूरत से ज्यादा चीजों का हम लोग यूज कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रयोग। इसीलिए सुपरफ्लूअस का जो सिनोनिमस बनता है उसको बोलते हैं वर्बस। क्या बोलते हैं? वर्बस या रिडंडेंट, वर्बस या रिडंडेंट। क्या होता है देखो, कुछ एक्सप्रेशंस में लिख रहा हूं आपको, और इनका अगर मीनिंग लिखना चाहो तो लिख लेना भाई। यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनकी जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का यूज कर दिया जाए। जैसे देखो, ये नोट करो भाई साथ साथ ना, ये आप क्या डिस्टर्बेंस। हेलो, इधर देखो ना बेटे।
चलो कुछ ऐसी चीजें हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट अपडेट। क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है, अपडेट का मतलब क्या होता है, कोई भी लेटेस्ट जानकारी कोई आई हो उसी को तो लेटेस्ट अपडेट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो अभी अभी आई है चीज वही तो अपडेट है, और जो अभी अभी आई है वो ऑटोमेटिकली क्या है, तो फिर उसके साथ लेटेस्ट की कोई जरूरत है, आप सोच के बताओ। अपडेट ही कह दो, लेटेस्ट कहने की जरूरत नहीं। बात समझ रहे हैं? लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, सपोज इस तरह से कोई यूं कह सकता है कि व्हाट इज द लेटेस्ट है सर, क्या तो गलत लिखते हैं ना। हम सीख क्या रहे हैं अभी, सीख क्या रहे हैं, ग्रामर। क्या सीख रहे हैं? और अगर ग्रामर सीख रहे हैं तो ग्रामर का काम क्या है, लैंग्वेज को सुधारना ही काम है। अब परसेप्शन है कि हम लोग ऐसा सुनते हैं, अभी बोलते हैं तो गलत ही बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन पेपर में जब ये आते हैं तो वहाँ पे नंबर कट हो जाता है। हम लोग इनको ठीक मान लेते हैं, ठीक मानते हैं, तो फिर हमको वो गलत लगता नहीं है, हम कहते हैं ओके जी, फिर डन है जी, ये ठीक है। लेकिन एग्जामिनर 1 मिनट से पहले नंबर काट देता है, पता ही नहीं चल रहा होता। ग्रामर को पढ़ने का कारण ही क्या है भाई, आपका सिलेबस शुरू करवाने से पहले, आपकी बुक शुरू करवाने से पहले हम लोग क्यों आपको थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा रहे हैं? इसका रीजन कुछ तो होगा कि वंस यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग, आप लोगों को पता चल जाए कि हाउ टू राइट, हाउ टू मेक द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। नहीं तो बुक्स वो मतलब एक होता है ना कन्वेंशनल मेथड के, उठाई किताब और हाँ भाई ये लेसन है, पढ़ो बेटे, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग भी सुनते जा रहे हैं। दिस इज द मेथड ना, कि एक बुक आ गई, 2 किताबें हैं आपके पास, कौन सी बुक्स हैं, एक हॉर्नबिल है और एक स्नैपशॉट, 2 बुक्स हैं आपके पास। अब उनके भी लेसन है, उनके अंदर मतलब लिटरेचर है, एक स्टोरी सुनानी है आपको खड़ा करके, समझ रहे हैं? उससे पहले हम लोग इन चीज़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब उसके आंसर्स आप लोग लिखो तो एटलीस्ट आप लोग करेक्ट लिखो, और जब वो बुक्स आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी ना, तो वैसे तो देखो कितनी एनसीईआरटी ने बुक्स को इशू किया हुआ है, पढ़ा रहे हैं, पूरे अक्रॉस द कंट्री पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन उसके अंदर भी जब आप लोग पढ़ोगे ना सेंटेंसेस को, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी बहुत सारी गलतियां जो सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर, जो जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं उन्होंने वो गलतियां कर रखी हैं। एंड यू विल कम टू नो, जब अगर इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी तो आई विल लेट यू नो कि कहाँ कहाँ पे इसके अंदर गलतियां हो। सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी कि यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग? तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रामर। अगर ग्रामर नहीं आती तो फिर वो तो सब कुछ ठीक ही लगेगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, अगर कोई तुमसे कहता है व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, सपोज ऐसे कोई पूछता है, पढ़ने में तो बोलने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर अब एरर समझ आता है कि अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, तो हमें पता है कि अपडेट के साथ लेटेस्ट का यूज गलत है। लेटेस्ट का यूज गलत है किसके साथ? अपडेट के साथ। अब कुछ ऐसा भी पूछ लेते हैं कि सर अगर ये जो लेटेस्ट शब्द है ये गलत है तो क्या करें हम लोग, इसकी जगह पे कोई शब्द यूज करना हो तो क्या करें? तो ऐसे में आप लोगों को ये एडजेक्टिव जो पढ़ोगे आप लोग, तो वहां समझ आएगी बात कि आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं लास्ट अपडेट। जैसे आपका मोबाइल टाइमली मांगता रहता है ना अपडेशन, तो एक तो अपडेशन आपका मोबाइल ने मांगा 2 दिन पहले ही, सपोज आपका मोबाइल अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर, राइट। एक अब से 3 महीने पहले हुआ आपका मोबाइल, तो 3 महीने पहले हुआ और एक कब हुआ, तो ये लास्ट अपडेट हुआ ना, अंतिम तो यही है ना, इसके बाद से और कोई अपडेट हुआ नहीं है। लेकिन अपडेट है तो वो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट ही है, तो उसके साथ लेटेस्ट की जगह पर अगर कुछ लिखना है तो वो लास्ट अपडेट आप लोग कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? सही है। अगले पे आओ, अगले में कहा बेसिक फंडामेंटल। अब फंडामेंटल क्या होते हैं? फंडामेंटल का मतलब समझ रहे हैं? जब फंडामेंटल खुद ही बेसिक को दिखा ही रहा है तो आप मुझे बताओ कि उसके साथ बेसिक की जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। कोई चैप्टर हमने शुरू करा के यार आपको ना एक के बेसिक फंडामेंटल्स बताते हैं, पहले ऐसे बोल देते हैं, लेकिन फंडामेंटल कहने से पता चलता है कि वो बेसिक की जानकारी देगा, तो बेसिक कहने की जरूरत उसके साथ नहीं है, वो टेक्निकली एरर हो जाता है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पे आओ, आइडेंटिकल सेम।
सेम का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? तो भैया आप मुझे एक बात बताओ, या तो सेम ही कह लो या तो आइडेंटिकल कह, दोनों में से किसी एक चीज को कह दो आप लोग, दोनों में से कोई एक चीज आ जाए वही काफी है, दोनों तो साथ साथ लिखना गलत। जैसे एक चीज और आप देखो जरा ध्यान से, मैंने एक चीज आपके सामने लिखी थी 12th नंबर पे, रेगुलर सीरीज। रेगुलर सीरीज ऐसी बातें। अब कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, मैथमेटिक्स में कहता है देयर इज अ रेगुलर सीरीज, ऐसे बोल देते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने आपके सामने दो ये नंबर लिख दिया, ये कोई सीरीज है? ये सीरीज नहीं है ना, इसको तो सिर्फ एक नंबर बोलोगे आप लोग। अगर मैं इसी को कह दूं 4, 6, 8 एंड अप टू शॉन, अब सीरीज हो गई। सीरीज कब बनी है ये? जब रेगुलर गई है। अरे बोलो हाँ या ना? सेम गैप एपी पढ़ी है ना, तो दिख रहा है ना आप लोगों को। तो उसी के बेस पे अगर हम लोग चलते हैं तो ये सीरीज बनी है। लेकिन जब मैंने एक संख्या 2 लिखी तो ये सीरीज नहीं बनी। तो ये रेगुलर चलने से ही तो कोई चीज सीरीज होती है, तो फिर उसके साथ सीरीज के साथ रेगुलर कहने की जरूरत ही नहीं, आप सीरीज ही कह दो बस। बोलो हाँ क्या? तो ये जो चीजें होती हैं ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मानी जाती है। तो इसको भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी अब सीरीज के साथ रेगुलर की जरूरत नहीं है कोई भी लिखने की। नेक्स्ट पार्ट पे आओ, फ्री गिफ्ट। मैंने एक दिन बीच में भी इसके बारे में बताया था। गिफ्ट की बात करते तो गिफ्ट कोई पैसे दे के देता लेता है? नहीं, गिफ्ट है तो ऑटोमेटिकली ही वो फ्री है, तो फ्री गिफ्ट कहना भी गलत है। आप किसी शोरूम पे जाते हैं कपड़े उपड़े लेने, वहां पे लिखा भी होता है और वो बोल भी देते हैं शोरूम पे, हेलो मैम देयर इज अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। हैं फ्री गिफ्ट? नालायक भाई, तूने पहले तो पैसे, ये बैग हमने जो पकड़ रखे हैं इतने पैसे तूने ले लिए, अब तू फ्री कह के खुश कर रहा है। बात समझ रहे हो? लिखा होता है ना, लिखा भी होता है वहां पे, फेस्टिवल सीजन्स में तो खासकर चलता है ऐसा। अगले पे आओ, रिटर्न बैक। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस। तो भैया जब रिटर्न का मतलब अगर मैं कहूं कि आई विल बी रिटर्न इन 2 मिनट्स, तो रिटर्न का मतलब मैं जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, तो फिर आप लोग इसको बैक की क्या जरूरत है? इसके साथ रिटर्न ही कह दो बस। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट पे आओ, सडन एक्सप्लोजन। एक दिन और भी जिक्र आया था। एक्सप्लोजन की जब बात करते हैं तो एक्सप्लोजन बता के होता है या अचानक ही हो जाता है? अचानक हो जाता है तो सडन की फिर जरूरत ही नहीं है। एक्सप्लोजन तो होगा ही एकदम से बिना ही बताए, तो इसके साथ फिर हम लोगों को सडन की जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? रफ एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? और रफ का मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल प्रिसाइज ना, है ना? तो आप लोग ये जानते हैं कि एस्टिमेट जो होता है वो तो रफ ही होता है। एस्टिमेट कोई टोटल तो नहीं देता ना। वो कोई सामान लेके जाते हैं, कोई लिस्ट लेके चले गए हम लोग किसी शॉप पे, वहां पे जाके कहा भाई यार ये सामान है, देखना अंकल जी एक बार कितने रुपए का सामान हो जाएगा ये, एक मुझे रफ सा एस्टिमेट दे दो आप, ऐसा बोलते हैं हम लोग। आप उनको एस्टिमेट ही कह दो, रफ तो अपने आप ही है, उसने टोटल थोड़ी बताया कि इतने का एग्जैक्ट ये अमाउंट आपको पे करना है। तो एस्टिमेट का मतलब होता ही रफ है, तो रफ कहने की जरूरत नहीं, ये गलत होता है। राइट? अरे यस और नो? चल, सम टोटल। टोटल का मतलब क्या होता है और सम का मतलब क्या होता है? लेकिन फिर भी बोलते हैं सम टोटल, नॉर्मली बोलते हैं। तो भैया एक ही चीज बोल लो ना, दोनों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। सम टोटल बोल देते हैं तो हो गया ना एरर। लेकिन पता नहीं चलता, फिर वही बात कि ऐसा ही सुना है हमने, तो ऐसे ही देखते हैं हम लोग, है ना? जैसे डिफरेंट ऑप्शंस बोलते हैं, वो भी एरर। डिफरेंट ऑप्शंस बोलते हैं, वो नहीं, ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, वो गलत नहीं, वो गलत नहीं। सेंटर ऑफ द रोड, सेंटर किस चीज का होता है? सेंटर, अब जैसे कोई यूं कहे कि यार जब व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड आई वाज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड। सेंटर कहाँ होता है? किस चीज का बीच? किसी का भी। रोड कैसे होता है? ऐसे, ऐसे रोड होता है। और अगर कोई यूं कहे कि ये सर्कल है, यहाँ पे भी ये बीच है और इस रोड का बीच ये है, तो इनमें से सेंटर कौन से का है? तो ये जो रेडियस है यहाँ पे, यही तो सर्कल बता रही है। अरे बोलो है, इसको भी बीच बोला जाए और इसको भी, हाँ कौन बोल रहा है मिडल हो जाएगा? मिडल हो जाएगा।
क्योंकि जब सेंटर की बात करते हैं तो किसी न किसी रेडियस को लेकर हम लोग उसको पूरा एक गोल चक्कर बना देते हैं, तब जाकर वो सेंटर बनता है। बोलो हाँ या ना। लेकिन रोड तो ऐसा नहीं होता है। किसी गोल चक्कर पे अगर आप लोग खड़े, किसी रोड के गोल चक्कर आ जाता है, उसका सेंटर तो आप लोग कई बार देखते हैं, कोई फ्लैग वगैरह लगा होता है या कोई पोल खड़ा होता है, वो हो सकता है कि सेंटर, उसको आप लोग मिडिल नहीं कह सकते। हालांकि दोनों ही का मतलब बीच है, लेकिन यहाँ पे जब किसी रेडियस के बेस पे आप लोग देखते हैं तो ये क्या है, सेंटर है, और बेटे ये जो बीच है ना ये मिडिल है। बोलो हाँ, क्योंकि इतना ही तो उसने यहाँ से एरिया लिया, उतना ही इतना, और फिर उसके बाद ये एक बीच में पट्टी होती है, इसको मिडिल बोलते हैं। तो रोड का सेंटर नहीं होता, रोड का मिडिल होता है। लेकिन बोल देते हैं हम लोग, बोल देते हैं, ऐसा सुनते हैं हम लोग, है ना। रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा था वो, he was standing in the center of the road। बड़ा अच्छा लगता था, अरे बच्चा इंग्लिश बोल रहा है यार, लेकिन गलत बोल गया, उसको पता नहीं चल रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, अच्छा इसको बताओ नेक्स्ट, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है, और आस्क का मतलब, लेकिन बोलते ना सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन। बोलो हाँ, बोलो यस सर नो। आप इतना सा ही अगर कह दे मे आई आस्क, अब जब अगर कुछ पूछोगे आप लोग तो क्वेश्चन तो डेफिनेट सी बात वो होगा ही। तो इसके साथ आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई जरूरी है इसको लिखना, लेकिन लिखते हैं ना हम लोग, गलत लिखते हैं, इसका मतलब गलत लिखते हैं। अच्छा एक बार अपनी कॉपी देना मुझे, कोई कॉपी दो, ले लो, रखो। क्या है ये, क्या है ये, और देख मैंने मांगा क्या, क्या मांगा मैंने, कॉपी मांगी मैंने, क्या मांगी मैंने, आपने दिया क्या मुझे। अब आप लोग अपने दोस्तों के साथ ऐसा बोलते हैं कि यार आज ना तेरी कॉपी दे देना मुझे, मेरे को अपना होमवर्क पूरा करना है। होता है ना स्कूल्स में कई बार ऐसा, आप झट से अपनी नोटबुक निकालते हो, लो जी भाई ले जा तू, यार मैं तेरा दोस्त हूँ, है ना, कोई बात नहीं, मैं तो पिट लूंगा, तू अपना काम पूरा कर यार। ऐसा होता है ना। अरे बोलो बेटे यस और नो। मैंने मांगी थी कॉपी, दी क्या इस गुड़िया ने मुझे, नोटबुक। तो हम लोग बोलते हैं कि मुझे तेरी कॉपी चाहिए, आपने कहा सर नोटबुक लिख। बेट अब ऐसा ही बोलते हैं, जैसे मानकर चलो आप लोगों ने कहा कहीं पर कि ही गेव मी हिज कॉपी। अब कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है रेप्लिका, और रेप्लिका का मतलब होता है जीरोक्स। बात समझ रहे हैं, लेकिन कॉपी बोल दी। बोलो यस और नो। तो कॉपी थोड़ी ना भाई, आप लोग अगर कोई चीज जिसके ऊपर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं तो उसको नोटबुक बोला जाता है, लेकिन बोलते हैं कॉपी, कहते हैं दिमाग में ये पिक्चर आती है कि ये दे दो। जीरोक्स कॉपी बोलते तो गलत बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो ये गलत है। जीरोक्स कॉपी अगर बच्चे ने बोला कि जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स कॉपी, तो कॉपी का मतलब ही जीरोक्स होता है। तो आप इनमें से किसी एक ही को यूज कर लो, चाहे कॉपी कह लो चाहे जीरोक्स कह लो, बात ही बराबर है। मजा नहीं आ रहा आपको, हैं? नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, आई एम ओके। आप बताओ, मैं सही हूँ, बोर्ड सही है, सब कुछ ठीक ठाक लिखा जा रहा है, लेकिन आपको शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर। व्हाट्स योर नेम? सौरभ। मेरे दोस्त इधर ध्यान दो, सर सौरभ है, सर सौरभ है या सौरभ है? ठीक, समझ गए भाई। अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट पे 5 AM इन द मॉर्निंग, अब समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना। अब कई बार बोलते हैं आई गॉट अ 5 AM इन द मॉर्निंग, ही कॉल्ड मी एट 5 AM इन द मॉर्निंग, बोलते हैं हम लोग। अरे भैया जब तू बोल ही रहा है 5 AM, तो क्या शाम के 5 जब बजेंगे जब AM बोल सकता है? नहीं। तो इसके साथ आप लोग गलत लगाते हैं, लेकिन बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, लिखा भी देख लेते हैं कहीं कहीं पर, ये गलत हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस। इनको अगर कहीं पर भी इस तरह की चीजें देखते हैं हम लोग तो गलत मानी जाती है। सही है?
ठीक है, चलें आगे। कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, उन वर्ड्स को भी देखना। कुछ अभी टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, तो कुछ ही वर्ड्स मैं दिखा रहा हूं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। देखो, कोई अगर आप लोगों को कहे पेन, पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। दर्द काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? गिन सकते हो? गिन सकते हो आप लोग? नहीं। लेकिन कई बार हम लोग लिखा पाते हैं पेन्स। अब मैं कहूँ कि यार मुझे ना दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं मुझे सर दर्द हो रहे हैं। बोलो बोलो, नहीं। यानी कि ये जो आप लोग ना, यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, है ना। आप प्लीज इधर ध्यान दो, ठीक है। ये काम की चीजें हैं। पूछूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बताते जा रहा हूँ। पिछले 4-5 दिन से मैं आ रहा हूँ, आपको कुछ बता के जा रहा हूँ, और मैंने अभी तक कुछ आपसे पूछा नहीं है। जब पूछूंगा तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने क्या मिस कर दिया, उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं था क्लास के अंदर। आई ना बात समझ? ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये ऐसे ही नहीं है कि ये यूं ही चलता चला जाएगा और मैं कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। मैं पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन करूंगा तो पता चलेगा आपको। फिर खड़े हो गए आप लोग, है ना। फिर रिपोर्ट्स विल बी सेंड टू योर पेरेंट्स। वो तो हम तो पूछेंगे ही, घर पे जाके पेरेंट्स पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, है ना। फिर बता देना कि मैं अपने दोस्ती निभा रहा था, वहां पे ना मेरी फ्रेंडशिप है ना। ये चीजें अभी जिस भी आप लोग क्लास में है, 11th क्लास में है, इसके बाद जब कभी वंस यू कंप्लीट योर स्कूलिंग, है ना, आफ्टर 12th, और फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे या किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे। वहाँ पे आपको पेपर्स लिखने पड़ते हैं। जिस भी एग्जाम को लेकर आप यहाँ पे आए, आपके दिमाग में एक पिक्चर है कि मुझे आफ्टर 12th इस साइड जाना है, सर ने आपको सजेस्ट किया होगा, या आपकी भी अपनी कुछ सोच है। जब कभी भी जाएंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप लोग, तो आप लोगों को पेपर लिखना पड़ता है। समझ रहे हैं? मैं किसी एसएससी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। जिस भी एग्जाम का आपके दिमाग में, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सपोज कि मेरे दिमाग में यूपीएससी है, आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे जाना है, अटेम्प्ट देना है सिविल सर्विसेज का, तो आपको क्या लगता है? आपको पेपर लिखना नहीं पड़ेगा? वहाँ पे पेपर लिखना पड़ेगा ना। और पेपर अगर लिखोगे आप लोग वहाँ पे, जब आप लोग गलत लिख रहे होंगे तो क्या लगता है, ऐसे ही पास कर देगा कोई हमारे को एग्जामिनर? वो एक एक चीज को देखेगा कि इसने गलत क्या लिखा, ठीक क्या लिखा। ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किसी स्कूल के बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती हैं यूजुअली, लेकिन आप लोगों को ये, मेरे को ये बताया भी गया था इस इंस्टीट्यूट के अंदर जब मैं आया, कि सर बच्चे हमारे अच्छे हैं, उनको अच्छे लेवल पे पढ़ाना है, राइट। तो अब आप लोग उन स्कूल्स के जो यूजुअली जो स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, उन स्कूल्स के बच्चों से आप लोग एडवांस चीजें, उन बच्चों को जो चीजें आफ्टर 12th दिखाई देनी है, वो चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो आप लोगों को कुछ एडवांस ही पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। जब वो बच्चे शुरू करेंगे ना, उस टाइम तक आप लोग इसके अंदर परफेक्ट हो चुके होंगे। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस्ड रहा करो क्लास के अंदर। पेन को हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को कहूं, जैसे मैंने गोल्ड कहा था एक दिन आपको, गोल्ड्स को कहा, गोल्ड को कहा गोल्ड्स। मैंने आपको कहा वाटर, वाटर को बना दिया वाटर्स। मैंने आप लोगों को कहा रिटर्न, इसी से बनाया रिटर्न्स। और एक शब्द और लिख लेते हैं हम लोग, कस्टम, कस्टम्स। ये 5 ही वर्ड्स अभी देख रहे हैं, टाइम कम है ना। जैसे पहला शब्द क्या लिखा है उसने, पेन। पेन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। दर्द को बोलते हैं एक। क्या बोलते हैं? एक। ऐसे बोलते ना, हेडेक हो गया मुझे, तो हेड माने सर, एक माने दर्द, तो हेडेक मीन्स सर का दर्द बताते हैं आप लोग। बैक एक बोलते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है, स्टमक एक हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब पेन्स की हम लोग बात करते हैं, तो पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स। क्या होता है? एफर्ट्स। जैसे अगर मैं यूं कहूं कि यू हैव टू टेक पेन और पेन्स टू क्वालिफाई द एग्जाम,
पेन कहना ठीक है या पेन्स कहना ठीक है? पेन्स, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ना कि दर्द के मुझे थोड़ा सा यहाँ से काट दो, मुझे दर्द हो जाएगा फिर मेरा पेपर पास हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो हाँ है ना, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो हमें पता है कि कोई अनकाउंटेबल नाउन अगर उसको हम लोगों ने प्लूरल किया, जो कि हो नहीं सकता है, तो उसके मीनिंग देखो फर्क पड़ रहे हैं मीनिंग के अंदर। सही है। गोल्ड अपने आप में एक मेटल है, ये भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल कैटेगरी की नाउन है, लेकिन गोल्ड को जैसे ही गोल्ड्स करा तो हम लोगों ने इसको कहना शुरू करा मेडल्स। क्या कहना शुरू किया? मेडल्स, जो हमारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो लेके आते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग चले वाटर की तरफ। वाटर को भी आप लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब तो पानी होता है, इसका मतलब तो पानी होता है। लेकिन जैसे ही आपने इसको कहा तो इसका मतलब होता है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज, जैसे इसको अगर हम लोग कहें तो सी, ओशियन वगैरह मानकर चल लेते हैं, लेक्स वगैरह भी मान लेते हैं। रिटर्न का मतलब क्या होता है? टू कम बैक, टू कम बैक। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आप लोगों ने, रिटर्न बैक पढ़ा था। लेकिन रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है रिटर्न्स का मतलब? रिटर्न्स का मतलब हो जाता है टैक्स। जैसे आपने कभी सुना होगा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपके पेरेंट्स भरते होंगे, सुना है कभी ITR का नाम? तो इनकम टैक्स, ये जो रिटर्न्स होता है, जो टैक्स हम लोग पूरा अपनी जो भी इनकम हमारी होती है उसके ऊपर कुछ हिस्सा हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये भी देखो मीनिंग बदल रहे हैं ना। आप लोग वापस आने का प्लूरल नहीं कर रहे हैं, इसके साथ एस लगते ही, जैसे ही आपने एस लगाया वैसे ही इसका मीनिंग चेंज हो गया, राइट। नेक्स्ट उसने कहा कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब क्या होता है? रिवाज। तो आप लोग इसको रीति रिवाज कह सकते हैं, कह दें भाई। कस्टम जो हम लोग, तो हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो एक कस्टम हम लोगों का सबका ही है। अब यहाँ पे कस्टम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी एक टैक्स ही होता है। कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है, जो सुना होगा आप लोगों ने, जैसे मोबाइल्स वगैरह बोलते हैं ना, कस्टम्स के मोबाइल्स हैं, कस्टम्स के कपड़े हैं। मीन्स क्या होता है? ये भी एक प्रकार का एक डिपार्टमेंट है जो टैक्स, जो बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर, मतलब मीन्स कोई जैसे स्मगलिंग का कोई सामान या कोई भी ऐसा गलत सामान जो ला नहीं सकते लेकिन फिर भी हम उसको देश में लाने की कोशिश करते हैं, चाहे हम लोग एयरपोर्ट के थ्रू, मतलब बाय एयर, और चाहे हम लोग बाय शिप। तो डॉकयार्ड पे या फिर हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, वो कस्टम्स वाले खड़े होते हैं। इसका मतलब रीति रिवाजें नहीं हो गया है, ऐसे लगाने से मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स और पढ़ेंगे आप लोग, और एक चीज पढ़ेंगे कल आप लोग, स्लैंग्स। जैसे अभी मैंने नोटबुक बोल दिया था इस लड़के को, कॉपी कहते हैं, इस बच्ची ने क्या कहा, नोटबुक्स मुझे दी थी, ठीक है। तो इतना काम कर लेना आप लोग आज, कल मिलते हैं, ठीक है। इनको जरूर कर लेना भाई, जो ये करा हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।